यस सर। ये ठीक है, आइए पढ़ना चालू करते हैं। राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर, सेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सेक्शन 29। A share in a partnership is transferable like any other property, but as a partnership relationship is based on mutual confidence, the assignee of a partner's interest by sale, mortgage, or otherwise can enjoy the same rights and तो यार privileges हर बार as उल्टा ही क्यों the पढ़ता है यार? कैन नॉट को कैन पड़ेगा, डज नॉट को डज पड़ेगा है। पूरा मीनिंग ही जिसको कहते हैं ना उल्टा पुल्टा कर देता है। कैन एंजॉय, अरे कैन नॉट एंजॉय लिखा है भाई, ध्यान से पढ़ो, शब्द मत खाओ। ठीक है, वापस sorry पढ़, sir. वापस पढ़। Pura, हाँ पूरा वापस पढ़। the share in the partnership is transferable like any other property, but as स्टॉप। the partnership तो पहला relationship आंसर, पहला आंसर, क्या एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? हाँ सर, इट इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, बट चूंकि पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट पे है, तो जो मिस्टर बी पे विश्वास था, क्या वही ट्रांसफरी पे भी हो जाएगा? नहीं सर। तो सर, द असाइनी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, जिसको पार्टनर्स का इंटरेस्ट असाइन किया गया है, यानी कि ट्रांसफरी की ही बात करी जा रही है, मिस्टर एक्स की बात करी जा रही है। कैसे किया गया है सर? या तो बेच दिया गया है, या उनके पास में उधार रख दिया गया है, मॉर्गेज रख दिया गया, और वो मॉर्गेज चुका नहीं पाया तो इनको ट्रांसफर हो गया। उधार लिया था, गिरवी क्या रखा? अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट गिरवी रख दिया, चुका नहीं पाए तो उनके पास में फिर ये ट्रांसफर ही हो गए, मिल गया इनको। ठीक है, और या फिर कोई भी और तरीके से ट्रांसफर हुआ हो, ही कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द ओरिजिनल पार्टनर, क्योंकि ही इज जस्ट अ ट्रांसफरी, ही इज द ट्रांसफरर, ही इज द ट्रांसफरी। कैसे मिला? बाय सेल मिला, बाय मॉर्गेज मिला, कोई भी और तरीके से मिला, अदरवाइज मिला। he cannot enjoy, why he cannot enjoy the same rights as a partner? Because पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, जब तक बाकी के ए सी और डी नहीं मान जाए, ये पार्टनर जैसे अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द असाइनी यानी कि मिस्टर एक्स विल एंजॉय ओनली द राइट्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द असाइनर। जो इसके हिस्से के प्रॉफिट बनते हैं ना, वो रिसीव करने का 100% राइट है। वो कितना कैलकुलेट है, अकाउंट्स क्या है, वो अकाउंट्स भी पाने का, इसको वो अभी पढ़ते हैं अपन। ठीक है, एंड अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट एग्री टू बाय अदर पार्टनर्स। देखो इस लास्ट लाइन पे है ना, मैं बोल रहा हूँ अलग अलग राय आई है, इसीलिए मैंने आपको बोला कई जगह जब चल रही है तब भी अकाउंट्स नहीं मांग सकते, वो जब अलग हो रहे हैं, डोर टूट रही है तब। ठीक है, सो आप तो मेन बात ये याद रखो, असाइनी विल एंजॉय ओनली द राइट्स टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द असाइनर। अभी के लिए एक बार ये बात याद रखो, जो इसके हिस्से के प्रॉफिट है वो पाने का पूरा अधिकार है जब तक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है। नाउ इधर आ जाओ डिटेल में। द राइट्स ऑफ सच अ ट्रांसफरी मिस्टर एक्स आर एज फॉलोज। क्या क्या राइट्स है? पहला पढ़ भाई, दो दो लाइन, एक एक लाइन पढ़ना और मुझे भी समझाने का टाइम देना। Okay, sir. During the continuance of partnership, such transferee is not entitled A to interfere with the conduct of the business. ठीक है, जब तक पार्टनरशिप का धंधा चल रहा है, पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रही है, मिस्टर एक्स जो ट्रांसफर ही है वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ए, वो फर्म के बिजनेस के साथ में छेड़खान, उंगली वगैरह करते हैं ना, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। रोज रोज जाके ये ऐसे करो, ये ऐसा क्यों हुआ ना, आपको राइट ही नहीं है। आप कौन? आप ट्रांसफर ही हो, आप पार्टनर नहीं हो। ठीक है, तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इन दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड, टू To रिक्वायर, require accounts. टू रिक्वायर अकाउंट्स, देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था, वो अकाउंट्स मांगने के भी अधिकारी नहीं है। जो बाकी लोगों ने अकाउंट्स फाइनल किए वो ही उनको, उस हिसाब से जो मिस्टर बी का प्रॉफिट निकला वो ही उनको लेने का एकमात्र अधिकार है। ना तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, ना अकाउंट्स मांग सकते हैं। और सी, To inspect the books of the firm. ना वो फर्म की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई सी भी बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स नहीं कर सकते। तो फिर क्या इंटाइटलमेंट है? देखो, ना तो ये ध्यान रखना, ना तो वो अकाउंट्स मांग सकते हैं, ना इंटरफेयर कर सकते हैं कंडक्ट में, ना कोई भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स को। तो फिर वो कर क्या सकते हैं?
he is only entitled to receive the share of the profit of the transferring partner, and he is bound to accept the profits as agreed to by the partners. That is, he cannot challenge the accounts. बात ये समझा दी ना, जो बाकी ने अकाउंट्स फाइनल किए उस हिसाब से जो मिस्टर बी का ट्रांसफरर का प्रॉफिट निकला, बस वो एक्सेप्ट करने का राइट है उनका, चैलेंज नहीं कर सकते उनको, बस एक्सेप्ट कर, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स एज एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स। सेकंड, ये तो है जब तक फर्म चल रही है। अब जब मिस्टर बी या तो अपना कनेक्शन इस फर्म से तोड़ रहे हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, तब क्या पढ़ गई। On the dissolution of the firm or on the retirement of the transferring partner, the transferee will be entitled against the remaining partners A to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner was entitled. तो सर जो भी ये रिसीव करने को एंटाइटल्ड था वो कौन रिसीव करेगा? अब ये राइट हो जाएगा मिस्टर एक्स का, जो ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर शेयर है। So to receive the share of the assets of the firm to which the transferring partner Mr. B was entitled, वो रिसीव करने का अधिकार है मिस्टर एक्स का। एंड सेकेंड पॉइंट, Sorry, second आपका screen. हाँ, for the purposes of ascertaining the share, he is entitled to an account as from the date of the dissolution. और एक तो किस लिए पॉइंट है, क्या बोलता है सर, इनका जितना हिस्सा था वो सारा रिसीव करने का राइट मिल जाता है इसको, और इनका हिस्सा था कितना ये समझने के लिए एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर जब ये अलग हो रहा है उस डेट से अकाउंट्स लेने का, ही इज एंटाइटल्ड टू अकाउंट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, वहां से अधिकार मिल जाएगा, उससे पहले का अकाउंट्स न मांग। बात समझ में आ गई? ये एग्जामिनर का वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, फेवरेट टॉपिक्स, क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सर फर्म में कोई नया पार्टनर घुस रहा है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हैं, कोई पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, कोई ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दे रहा है, तो सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। और डिसोल्यूशन में दो चीजें पढ़नी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये टॉपिक अब अपन कल चालू करेंगे। आप में से सबका रिटर्न वर्क नहीं आ रहा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो या तो कारण बेहतर समझते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई कारण विशेष नहीं है तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई कनव भाई बोल, क्या हुआ? सर कंपनीज में डाउट है। कंपनीज में डाउट है, ओके। अच्छा भाई 5 मिनट है, रुक जाओ, मुझे एक जरूरी चीज करानी है, कोई छोड़ के मत जाना। ओपीसी के टॉपिक में अपन ने क्या किया था? 1 पर्सन, क्या अकेला आदमी कंपनी बना सकता है? हाँ सर, एक तरीके की प्राइवेट कंपनी होती है जिसको हम ओपीसी बोलते हैं, 1 पर्सन कंपनी कर सकता है। 1 पर्सन भी 1 पर्सन कंपनी कॉर्पोरेट फॉर्म का बेनिफिट ले सकता है। सर ओपीसी में एक तो सोल मेंबर होता है, अकेला मेंबर जो वो कंपनी बनाता है, और एक होता है नॉमिनी। यस, ठीक है सर। यदि कोई बंदा ओपीसी बनाना चाहता है या ऐसी कंपनी में नॉमिनी बनना चाहता है, तो सर उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी होती है। क्या? सबसे पहले ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन। राम, श्याम, दर्शित, सुहान ऐसे लोग होने चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन दूसरी ओपीसी नहीं बना सकता, कंपनी दूसरी ओपीसी नहीं बना सकती। हाँ, कंपनी मिलके, दो कंपनीज मिलके नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बना सकती है, लेकिन ओपीसी तो एक नेचुरल पर्सन ही बना सकता है। ठीक है सर। ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। और चौथा पॉइंट जो तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा था, रेजिडेंट का मतलब है कम से कम 120 दिन इंडिया में
रहा हुआ होना चाहिए इन दी इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये चार चीजें पढ़ी थी, बोला था चार चीजें लिखना। फिर मैंने जब क्वेश्चन कराए थे तो तुमको बोला था डेफिनेशन में चार चीजें लिखना, लेकिन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो तो तीसरी चीज को हटा के बाहर फेंक देना, कैलकुलेशन में मत लेना। केवल ये देखना नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है और 120 दिन इंडिया में रहा हुआ है तो वो ओपीसी खोल सकता है या फिर उस ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको, सबको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? दर्शित, सुहान, मिदुष, यस और नो? मिदुष, Yes, sir. ठीक है। अब इस चीज का क्लैरिफिकेशन आ गया है। अलग से इंस्टीट्यूट ने एक कॉरिजेंडम निकाला है, कॉरिजेंडम टू स्टडी मटेरियल ऑफ कंपनीज एक्ट ओपीसी का। बोला है कि सर सितंबर 2025 और उससे आगे के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या कि सर ये जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है इसकी जगह पे रिवाइज्ड कंटेंट पढ़ो। रिवाइज्ड कंटेंट में इन्होंने क्या किया है कि सर इस बात की जो मैं तुमको बोलता था कि चारों पॉइंट लिखना जरूर और कैलकुलेशन के टाइम तीसरा पॉइंट हटा देना, क्योंकि अपन ऐसे करेंगे नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए, बस ऐसे कैलकुलेट करके, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से चला रहे थे। इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट पे ब्रेक लगवा दिया था। अब इन्होंने खुद को सही किया है। तो अब ओपीसी के क्वेश्चंस में यदि कोई बंदा सोल मेंबर बनना चाहता है उस ओपीसी का या नॉमिनी बनना चाहता है उस ओपीसी का, तो अब तुमको नए चेंज के बाद में कैलकुलेशन कैसे करनी है कि सर सबसे पहले तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नंबर वन, कैलकुलेशन करते वक्त ये ध्यान रखोगे राम श्याम रहीम दिशी कनव ये सब होने चाहिए। ठीक है। नंबर टू, ही शुड बी ए नेचुरल पर्सन, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फॉरेन सिटीजन है तो वो ओपीसी नहीं खोल सकता, फॉरेन सिटीजन है तो वो ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता। ठीक है, इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। तीसरा, अब इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है सर इन 120 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, यानी कि वो रेजिडेंट है चाहे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में है इंडिया का, नहीं है, 120 दिन इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैलकुलेशन के लिए कि वो सोल मेंबर बन सकता है, ओपीसी खोल सकता है, नॉमिनी बन सकता है, सर क्या दो चीजें देखेंगे? ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया है, 120 दिन रहा हुआ है या अदरवाइज है नहीं भी रहा हुआ है, 60 दिन ही रहा हुआ है तो भी वो खोल सकता है। यानी कि अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? केवल दो हो गए, ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन। तीसरा लिखना वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज इट डजेंट मैटर। ठीक है, फिर उन्होंने समझाया है रेजिडेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रहा हुआ वो, पर वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो समझाना पूरा क्या कि सर ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, यानी कि सोल मेंबर बन सकता है, शेल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, यानी कि वो नॉमिनी बन सकता है। तो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। फिर एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहे हैं रेजिडेंट कौन? जिसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम नॉट लेस देन 120 डेज, 120 दिन या उससे ज्यादा रहा वो रेजिडेंट है। पर सर हमारी कैलकुलेशन के लिए वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज हमें तो वो भी चलेगा, इसलिए मायने नहीं रखता। तो सर एक्सप्लेन पूरा करना, रेजिडेंट 120 दिन तक एक्सप्लेन पूरा करना। ठीक है, और लेकिन कैलकुलेशन के टाइम केवल दो चीजें देखना, नेचुरल पर्सन है या नहीं, इंडियन सिटीजन है या नहीं। ठीक है, लिखते वक्त सारा 120 दिन तक लिखना। अब लेकिन कैलकुलेशन के टाइम अब ये दो ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रह गए, नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन। क्या ये बात कंपनीज एक्ट की भेजे में घुस गई अंदर तक कि अब क्या करना है? ये चेंज कंपनीज एक्ट में आने के बाद में कैसे करना है? 120 दिन का महत्व ही खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट है या नहीं है, हम तो नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन है तो वो मेंबर बन सकता है, खोल सकता है ओपीसी और नॉमिनी भी बन सकता है। दैट्स इट। बोलो जी, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? अरे कोई तो बोलो। यस हाँ सर, हाँ, यस। हो गया। ठीक है।
तो अब जिनको डाउट है केवल वो रुके, बाकी क्लास छोड़ के जा सकते हैं।